बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, सीक्वेंस और सीरीज का डिफरेंस रिकॉल कर लें। शाबाश जी। क्या डिफरेंस है? सीक्वेंस में टर्म्स के दरमियान कॉमास होते हैं, जबकि सीरीज में कॉमास को रिप्लेस कर दिया जाता है प्लस के साइन से। जब भी सीक्वेंस से सीरीज बनाई जाती है तो फिर बात की जाती है उसके सम की। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम ज्योमेट्रिक सीरीज की फाइनाइट टर्म्स और इनफाइनाइट टर्म्स को सम करने के फार्मूलाज ड्राइव करेंगे। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, हमारा पहला टॉपिक है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीरीज, या हम ये भी कह सकते हैं सम ऑफ फाइनाइट टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीरीज। हम कंसीडर करते हैं कोई भी सीक्वेंस। फॉर एनी सीक्वेंस, अब सीक्वेंस को जर्नली हम इस तरह से लिखते हैं, करली ब्रैकेट ए एन करली ब्रैकेट क्लोज्ड। अब n बिलोंग करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। n की वैल्यू जब 1 होगी तो a1, n की वैल्यू 2 होगी तो a2। इस तरह से सीक्वेंस की टर्म्स बनती चली जाएंगी। अब सीक्वेंस से जब हम सीरीज बनाएंगे तो कॉमास की जगह पर हमारे पास आ जाएगा प्लस का साइन। हम सीक्वेंस से सीरीज बनाएंगे तो हम लिखेंगे a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4। चलते चले गए। हम कंसिडर कर रहे हैं कि फाइनाइट सीक्वेंस था जिससे फाइनाइट सीरीज बनी। हमें n टर्म्स चाहिए इनफैक्ट, तो हमने एंड कर दिया nth टर्म पर। इस सारे सम को हम नाम दे देते हैं Sn का, सम ऑफ n टर्म्स। आपको याद है हमने अरिथमेटिक सीरीज में भी इसी तरह किया था। अब स्टूडेंट्स, हमें चाहिए यहां पर ज्योमेट्रिक सीरीज। अगर ये ज्योमेट्रिक सीरीज होगी तो फिर a2 की वैल्यू क्या होगी? शाबाश। a2 की वैल्यू a1r, a3 की वैल्यू a1r स्क्वायर। तो हम यहां लिखते हैं फॉर ज्योमेट्रिक सीरीज we have Sn is equal to a1 plus a2 की वैल्यू a1r प्लस a3 की वैल्यू a1r स्क्वायर, a4 की वैल्यू a1r क्यूब। चलते चले गए तो nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होती है जी? a1 r रेज़्ड टू पावर n-1। स्टूडेंट्स, ये बन गया सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीरीज। हमें इस सीरीज को सम करने का फॉर्मूला रिक्वायर्ड है। स्टूडेंट्स, अब हम यहां पर दो केसेस कंसीडर करेंगे। पहला है बिल्कुल बेसिक केस कि अगर r की वैल्यू, कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 हो। केस 1, if r is equal to 1, कॉमन रेशियो 1 होगी तो किस तरह की सीरीज होगी? शाबाश। r की जगह पर अगर 1 आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? a1 प्लस a1 प्लस a1 प्लस a1 सो ऑन सो फोर्थ। Then Sn will be Sn is equal to a1 प्लस a1 प्लस a1 प्लस a1। चलते चले गए, लास्ट टर्म फिर a1। अब स्टूडेंट्स, मेरा सवाल यह है कि ये कितने a1 हैं? शाबाश। ये कितनी टर्म्स थी जी? ये टर्म्स थी n, तो ये n a1 हैं। अब इन तमाम का सम क्या हो जाएगा? इसके लिए आप जरा ध्यान से सुने स्टूडेंट्स। ये a1 प्लस a1, 2a1, तो सम क्या हो जाएगा? 2a1। अगर ये 3 हैं तो 3a1, अगर ये 4 हैं तो 4a1, और अगर ये n है, क्योंकि हमारे पास n टर्म्स थी, अगर ये n है तो सम क्या हो जाएगा? na1।
Sn will be equal to Na1. स्टूडेंट्स, ये हमने सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला ड्राइव कर लिया कि जब कॉमन रेशो 1 हो। इस फॉर्मूला का यूज भी देखते हैं एक एग्जांपल के जरिए। एक ज्योमेट्रिक सीरीज कंसीडर करते हैं कि जिसमें कॉमन रेशो 1 हो। कॉमन रेशो 1 का मतलब है कि तमाम टर्म्स सेम होंगी। आप कंसीडर कर लें, फर्ज किया 5, फिर 5, फिर 5, फिर 5, फिर 5, सो ऑन गो ऑन। स्टूडेंट्स, मेरा पहला सवाल यह है कि ये फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है या इनफाइनाइट? शाबाश जी, ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है क्योंकि टर्म्स नेवर एंडिंग है। हमें इस इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज की 100 टर्म्स का सम मालूम करना है। आपका क्या ख्याल है, सम क्या होगा? जी, आप फौरन समझ गए होंगे कि आंसर होगा 500। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये फॉर्मूला यूज करके दिखाता हूं। हमें 100 टर्म्स का सम चाहिए, यानी हमें S 100 चाहिए। n की वैल्यू हो गई 100 इंटू फर्स्ट टर्म, इसकी इनफैक्ट तमाम टर्म सेम है 5, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 500। आसान अल्फाज में जो भी आपका नंबर होगा सीरीज के अंदर वो n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास सम आ जाएगा उतनी टर्म्स का जितनी आपको रिक्वायर्ड होंगी। अगर आप यहां पर S50 मालूम करना चाहते हैं तो आप n की जगह पर 50 लिख दें, आपको 50 टर्म्स का सम मिल जाएगा। और इसी तरह से आप कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स का सम मालूम कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम केस कंसिडर करते हैं कि जब r की वैल्यू 1 ना हो। केस 2, इफ r इज नॉट इक्वल टू 1। जब r की वैल्यू 1 नहीं होगी, हम दोबारा कंसिडर करते हैं ये हमारी सीरीज विल बी। अब r की वैल्यू 1 नहीं है तो r की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। हम यही जनरल सीरीज कंसिडर कर लेते हैं। Sn इज इक्वल टू a1 प्लस a1r प्लस a1r स्क्वेयर प्लस a1r क्यूब सो ऑन टिल a1r रेज टू पावर n माइनस 1। स्टूडेंट्स, तमाम टर्म्स में a1 मौजूद है, हम a1 कॉमन ले लेते हैं। Sn will be equal to a1 into 1 plus r square plus r cube plus r raised to power n minus 1। अब स्टूडेंट्स, मैं एक ट्रिक यूज कर रहा हूं, दैट इज कि मैं 1 माइनस आर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं बोथ साइड्स को। क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं यह भी आप इसके रिजल्ट से देखेंगे। मल्टीप्लाई both sides by 1 minus r। अब स्टूडेंट्स, किसी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं हमेशा किसी नॉन जीरो नंबर से। 1 माइनस आर जीरो नहीं है। क्यों जीरो नहीं है? 1 माइनस आर, हमने ये क्या लिखा हुआ है? r इज नॉट इक्वल टू 1। 1 माइनस आर अगर इक्वल टू 0 हो तो r की वैल्यू बन जाती है 1। हमारे पास है r इज नॉट इक्वल टू 1, इसका मतलब है 1 माइनस आर इज नॉट इक्वल टू 0। हम 1 माइनस आर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इट इज नॉन जीरो। 1 माइनस आर से लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई किया और राइट साइड पर भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट्स, पहले हम 1 मल्टीप्लाई करते हैं पूरी सीरीज के साथ और फिर माइनस आर। लेफ्ट साइड पर एज इट इज 1 माइनस आर इंटू एस एन इज इक्वल टू a1
अब स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। पहले 1 मल्टीप्लाई होगा इस सारी सीरीज के साथ, तो ये सारी सीरीज एज इट इज आ जाएगी। ब्रैकेट यूज करते हैं, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस चलते चले गए आखिरी टर्म आर रेज टू पावर n माइनस 1। अब स्टूडेंट्स माइनस आर जब मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा माइनस आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब माइनस आर रेज टू पावर 4, और लास्ट टर्म के साथ जब आर मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा आर रेज टू पावर 1 जब मल्टीप्लाई होगा आर रेज टू पावर n माइनस 1 के साथ, तो 1 माइनस 1 विल बिकम 0, आर रेज टू पावर n हमें मिलेगा। तमाम टर्म्स नेगेटिव होंगी क्योंकि यहां पर माइनस मौजूद है। मैं इस माइनस को कॉमन ले रहा हूं। माइनस को कॉमन लेने से तमाम टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगी, यानी आर प्लस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आर क्यूब, देन आर रेज टू पावर 4, और लास्ट टर्म इस दफा होगी आर रेज टू पावर n माइनस 1, सॉरी आर रेज टू पावर n। अब स्टूडेंट्स इस टर्म से पहले कौन सी टर्म होगी? द आंसर इज आर रेज टू पावर n माइनस 1, ये इससे पिछली टर्म होगी। ब्रैकेट क्लोज्ड। अब स्टूडेंट्स अगर हम ब्रैकेट्स को रिमूव कर दें, माइनस अप्लाई होगा, ये तमाम टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगी। अब यहां पर r है तो माइनस आर से कैंसिल होगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा। ये सारी टर्म्स, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये सारी टर्म्स इन टर्म्स के साथ कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि तमाम टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगी। हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, यहां से 1 और उसके बाद माइनस आर रेज टू पावर n, ये हमारे पास ब्रैकेट में बच जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप होगा 1 माइनस आर इंटू एस एन a1 इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n। स्टूडेंट्स हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया, 1 माइनस आर से मल्टीप्लाई करने का देखें फायदा क्या हुआ। हमें एस एन की वैल्यू चाहिए, एस एन विल बी इक्वल टू a1 इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n ओवर 1 माइनस आर। ये स्टूडेंट्स सम ऑफ n टर्म्स का हमें फॉर्मूला मिल गया। अब स्टूडेंट्स एक और बात आपको बताता हूं, हमने यहां पर 1 माइनस आर से मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस आर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये टर्म्स पॉजिटिव और ये टर्म्स नेगेटिव हासिल हुई। अगर मैं r माइनस 1 से मल्टीप्लाई करता, r माइनस 1 से, तो क्या होना था कि ये टर्म पॉजिटिव होनी थी और माइनस इस ब्रैकेट के बाहर आना था। उस सूरत में ये जो रिजल्ट था ये हमें हासिल होना था r रेज टू पावर n माइनस 1, ये जो रिजल्ट है, और लेफ्ट साइड पर भी r माइनस 1 होना था, a1 ओवर r माइनस 1, ये फॉर्मूला ड्राइव होना था अगर हम r माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते दोनों साइड्स पर। स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूलाज दुरुस्त हैं n टर्म्स का सम मालूम करने के लिए ज्योमेट्रिक सीरीज में। हम अपनी कन्वीनियंस के लिए अब क्या करते हैं, ये अब आपको बात बताता हूं। फॉर कन्वीनियंस, अच्छा इसके साथ ये जिक्र कर दे r कैन नॉट बी इक्वल टू 1, क्योंकि अगर r की वैल्यू 1 होगी तो आप देख सकते हैं कि 1 माइनस 1 हमें डिवीजन बाय 0 का सामना होगा। फॉर कन्वीनियंस, अपनी आसानी के लिए, एस एन इज इक्वल टू a1 इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n ओवर 1 माइनस आर इफ यूज, फॉर कन्वीनियंस यूज दिस फॉर्मूला इफ r मॉड इज लेस देन 1। अगर कॉमन रेशो की का मॉड जो है वो लेस देन 1 हो। अब r मॉड लेस देन से मुराद क्या है? इससे मुराद है r की वैल्यू 1 से लेस हो और माइनस 1 से ग्रेटर हो। अगर r की वैल्यू माइनस 1 और 1 के दरमियान में हो तो बेहतर यह है कि आप इसका ये फॉर्मेट इस्तेमाल करें, और अगर r मॉड ग्रेटर देन 1 हो तो फिर आप ये मॉड इसका जो फॉर्मेट है, ये इसका जो पैटर्न है, ये यूज करें। यूज एस एन इज इक्वल टू a1 r रेज टू पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1 इफ
r mod greater than 1. That is to say r greater than 1 or r less than -1. स्टूडेंट्स, r की वैल्यू 1 ना हो, आप इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर लेंगे, आपका फाइनल आंसर बिल्कुल दुरुस्त आएगा. लेकिन सवाल यह है कि ये क्यों लिखा गया? फॉर कन्वीनियंस यूज दिस फॉर्मूला इफ r is between -1 and 1 and use this formula if r is greater than 1 or r is less than -1. स्टूडेंट्स, ये जो डिफरेंशिएट किया गया दोनों फॉर्मूलाज को, ये क्यों किया गया, ये जरा ध्यान से समझ लें. स्टूडेंट्स, अगर r की वैल्यू -1 और 1 के दरमियान में हो, -1 और 1 के दरमियान वाले नंबर्स की एक खास प्रॉपर्टी ये होती है कि जैसे जैसे आप उनकी पावर बढ़ाते हैं, फाइनल रिजल्ट 0 को अप्रोच करता है. आप ये एक्सपेरिमेंट किसी भी नंबर पर कर सकते हैं, वो नंबर -1 और 1 के दरमियान में होना चाहिए. मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट देता हूं. एक नंबर है दैट इज 0.1. अब 0.1 का आप स्क्वायर लें, 0.1 का क्यूब लें, 0.1 की पावर 4 लें. ये जो रिजल्ट्स हैं, ये आप जब लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे पावर बढ़ रही है वैसे वैसे जो रिजल्ट है वो 0 को अप्रोच कर रहा है. अब इसका फायदा क्या होगा? जब आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे तो स्टूडेंट्स, जो रिजल्ट होगा, चूंकि r -1 और 1 के दरमियान में होगा, n कोई बड़ी पावर हो सकती है, स्क्वायर, क्यूब, पावर 4, पावर 5, जो भी n की वैल्यू होगी, उसके लिए जो आंसर आएगा वो 1 से छोटा आएगा. 1 माइनस अ स्मॉलर नंबर देन 1, हमें यहां पर जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव मिलेगा. अगर ये फॉर्मूला आप यूज कर रहे हुए तो ये नंबर जो है अगर 1 से छोटा आएगा तो -1 करने से आपको रिजल्ट नेगेटिव मिलेगा. लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, फाइनल आंसर दुरुस्त ही आएगा. ये सिर्फ और सिर्फ फर्क किया गया ताकि आपको कैलकुलेशन में आसानी हो. अगर r की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो या -1 से स्मॉलर हो, तो ऐसे नंबर्स जो 1 से बड़े होते हैं या -1 से छोटे होते हैं, जैसे जैसे आप पावर बढ़ाते हैं उनका जो रिजल्ट है वो न्यूमेरिकली बड़ा होता चला जाता है. अब जब रिजल्ट न्यूमेरिकली बड़ा होगा तो 1 से रिजल्ट बड़ा आएगा, हमारा इस ब्रैकेट का रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा. सो ये फॉर्मूला ज्यादा सूटेबल होगा इस सिचुएशन में. तो स्टूडेंट्स, इन फॉर्मूलाज को याद कर लीजिए बहुत अच्छी तरह. हम एक्सरसाइज के अंदर इन फॉर्मूलाज को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे. अब हम बढ़ते हैं सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज के फॉर्मूला की तरफ. स्टूडेंट, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करना चाहता हूं. स्टूडेंट्स, ये एक फ्रॉग, आप जानते हैं कि फ्रॉग जंप्स करता है, ये भी अभी करेगा. मैं पहले आपको इसकी प्रॉपर्टीज बता दूं. 2 प्रॉपर्टीज. पहली प्रॉपर्टी तो इसकी ये है कि ये मरने वाला नहीं है, ये फर्ज कर रहे हैं हम कि हमेशा जिंदा रहेगा. दूसरी प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स इसकी ये है कि ये अपना हर जंप पिछले जंप से डबल लेंथ का लगाएगा. यानी अगर हम फर्ज कर लें कि पहले जंप की लेंथ 1 फीट होगी तो दूसरे जंप की लेंथ 2 फीट होगी, तीसरे की 4 फीट, चौथे की 8 फीट एंड सो ऑन सो फोर्थ. अब ये 1, 2, 4, 8, अगर आप इन जंप्स की लेंथ्स को देखें तो ये किस टाइप का सीक्वेंस बन रहा है? शाबाश, 1 2s are 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8, यानी सेम नंबर मल्टीप्लाई करने से हम आगे बढ़ रहे हैं. हर जंप पिछले जंप से डबल है, तो ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है. स्टूडेंट्स, अगर हमें कहा जाए कि इस फ्रॉग का टोटल डिस्टेंस कवर्ड कैलकुलेट करना है, इसके जंप स्टार्ट हो गए अगर और इसका टोटल डिस्टेंस कवर्ड कैलकुलेट करना है, तो क्या हम कर सकेंगे? जस्ट इमेजिन. आइए आपको अब दिखाता हूं. अब इसके हम जंप स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, ये इसका पहला जंप, लेंथ 1 फीट. ये इसका दूसरा जंप, लेंथ 2 फीट. अब 1 + 2, अभी तक तो डिस्टेंस कवर्ड है 3. ये इसका तीसरा जंप, चौथा जंप, और स्टूडेंट्स ये सीन से गायब.
अब ये जंप्स लगाता चला जा रहा है और हर जंप पिछले जंप से लेंथ में डबल है। तो स्टूडेंट्स हमारी ये सीरीज बन गई 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 सो ऑन सो फोर्थ। चूंकि उसने मरना कभी नहीं है सो ये सीरीज इनफाइनाइट होगी। अब फ्रॉग का टोटल डिस्टेंस कवर्ड इस सीरीज के सम के बराबर होगा। अब टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या उस फ्रॉग का हम मालूम कर सकते हैं? जी, हम मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि उसने तो कभी रुकना नहीं है और हर जंप पिछले जंप से वो डबल लगा रहा है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इसका कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स में इस किस्म की सीरीज को डाइवर्जेंट सीरीज का नाम दिया जाता है। स्टूडेंट्स, इस स्टोरी से हमने ये समझा कि अगर इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज डाइवर्जेंट हो तो उसकी इनफाइनाइट टर्म्स का सम मालूम नहीं किया जा सकता। अब स्टूडेंट्स, स्टोरी को चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। फ्रॉग आ गया वापस। ये फ्रॉग हमेशा जिंदा रहेगा, पहली बात वही, लेकिन दूसरी बात चेंज कर लेते हैं। ये अपना हर जंप पिछले जंप से हाफ लेंथ का लगाएगा। पहला जंप अगर 1 फीट था यानी 12 इंचेस, तो दूसरा 6 इंचेस लेंथ का होगा, तीसरा 3 इंचेस लेंथ का, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब क्या आपके ख्याल से ये सीन से गायब होगा? चले मैं आपको दिखाता हूं। ये स्टूडेंट्स, इसने जंप्स स्टार्ट किए, पहला जंप, दूसरा जंप, तीसरा जंप, और ये जंप्स लगाता चला जा रहा है। स्टूडेंट्स, ये तो इधर ही है, ये कहां जाएगा? स्टूडेंट्स, अब इसका हर जंप पिछले जंप से हाफ है। इनफैक्ट इसके जंप की जो लेंथ है वो 0 को अप्रोच कर रही है। अब कुछ देर बाद, मिसाल के तौर पर आप कह लें कि 50वें या 60वें या 100th जंप पर यह आपको लगेगा कि ये तो उसी जगह पर वर्टिकली जंप लगा रहा है, ये आगे नहीं बढ़ रहा। स्टूडेंट्स, ये आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो इसका जो डिस्टेंस कवर्ड है हर जंप में वो अप्रोच कर रहा है 0 को। स्टूडेंट्स, इस किस्म की सीरीज को हम कन्वर्जेंट सीरीज का नाम देते हैं। कन्वर्जेंट सीरीज का सम मालूम किया जा सकता है। आइए स्टूडेंट्स, अब डाइवर्जेंट सीरीज और कन्वर्जेंट सीरीज की प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं और देन सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। स्टूडेंट्स, हम कंसिडर कर लेते हैं अगेन ज्योमेट्रिक सीरीज। A1 प्लस A1 R प्लस A1 R स्क्वायर प्लस बीच में आ गई nth टर्म A1 R रेज़्ड टू पावर n-1 और इसके बाद भी कंटिन्यूशन। हमें स्टूडेंट्स इस सीरीज का सम मालूम करना है। अब स्टूडेंट्स, हमने स्टोरी से क्या सीखा कि अगर सीरीज डाइवर्जेंट हो तो हम सम मालूम नहीं कर सकते। ऐसे फ्रॉग का टोटल डिस्टेंस कवर्ड नहीं कैलकुलेट किया जा सकता जो हर जंप पिछले जंप से डबल लेंथ का लगाता हो। अब हम डाइवर्जेंट सीरीज की प्रॉपर डेफिनेशन भी देख लेते हैं। इफ Sn increases indefinitely, अगर सम ऑफ n टर्म्स इंक्रीज करे indefinitely when n यानी नंबर ऑफ टर्म्स अप्रोच करें इंफिनिटी को। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इंफिनिटी को अप्रोच करें और सम इंडेफिनेटली इंक्रीज कर जाए तो ऐसी सीरीज को हम डाइवर्जेंट सीरीज का नाम देते हैं। इफ Sn increases indefinitely when n approaches to infinity, then series is called a divergent series.
sum of infinite terms of a divergent series can't be calculated. अब इसके मुकाबले में आ गई दूसरी सीरीज कन्वर्जेंट सीरीज. इफ Sn approaches to, स्टूडेंट ये सिंबल पढ़ा जाता है अप्रोचेस टू. इफ Sn approaches to a certain limit और नंबर, अगर सम ऑफ n टर्म्स एक सर्टन नंबर को अप्रोच करे, सर्टन लिमिट को, लिमिट कहते हैं हद को, एक हद तक, एक हद में रहे इनफैक्ट सम ऑफ n टर्म्स, व्हेन n approaches to infinity, then series is called a convergent series. कन्वर्जेंट सीरीज की इनफाइनाइट टर्म्स का सम मालूम किया जा सकता है क्योंकि उसका सम जो है वो एक सर्टन नंबर को अप्रोच करेगा. सम ऑफ infinite terms of a convergent series can be स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि ज्योमेट्रिक सीरीज कब कन्वर्जेंट होती है और कब डाइवर्जेंट होती है. हम कॉमन रेशो के केसेस बनाते हैं. सबसे पहले केस 1. इफ R mod is less than 1, that is to say R is less than 1 but greater than -1. अगर कॉमन रेशो की वैल्यू -1 और 1 के दरमियान में हो तब क्या होगा? स्टूडेंट्स, ये है हमारी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज. इसकी n टर्म्स के सम का फॉर्मूला हम ड्राइव कर चुके हैं, वो जरा फॉर्मूला रिकॉल कर लेते हैं. ये साइड पर वो फॉर्मूला लिख लें. Sn इज इक्वल टू a1 इंटू 1 माइनस r रेज टू पावर n ओवर 1 माइनस r. स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला की डेरिवेशन के साथ मैंने आपको बताया कि अगर कॉमन रेशो की वैल्यू -1 और 1 के दरमियान में हो तो -1 और 1 के दरमियान वाले नंबर्स की एक खास प्रॉपर्टी यह है कि जैसे जैसे उनकी पावर बढ़ती है उनका रिजल्ट 0 को अप्रोच करता है. अब स्टूडेंट्स, जब n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स हमने मालूम करना है, जब n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को तो r चूंकि -1 और 1 के दरमियान में है, -1 और 1 के दरमियान वाले नंबर्स की खूबी कि पावर बढ़ाने से रिजल्ट 0 को अप्रोच करता है. r रेज टू पावर n अप्रोच करेगा 0 को. 1 माइनस 0 विल बिकम 1. हमारे पास आंसर आ जाएगा a1 ओवर 1 माइनस r. हम यहां लिखेंगे when n will approach to infinity, then r raised to power n will approach to 0. r raised to power n अप्रोच करेगा 0 को. आप दोबारा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. आप कोई नंबर ले रहे हैं -1 और 1 के दरमियान, आप जैसे जैसे उसकी पावर बढ़ाएंगे जो रिजल्ट है वो 0 को अप्रोच करेगा. जब n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, rn अप्रोच करेगा 0 को. rn अप्रोच करेगा 0 को तो 1 माइनस 0 विल बिकम 1. तो यहां पर आ जाएगा Sn विल अप्रोच टू a1 ओवर 1 माइनस r. Sn अप्रोच कर जाएगा इसको. अब कीप इन माइंड के n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को. वी कैन से
अब ये एक डेफिनेट नंबर है, a1 हमारी फर्स्ट टर्म, r हमारे पास कॉमन रेशो है, तो हमारा जो Sn है वो एक डेफिनेट नंबर को अप्रोच कर रहा है. वी कैन से सम ऑफ सीरीज कन्वर्जेस टू a1 ओवर 1 माइनस r. मैथमेटिकली हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं. मैथमेटिकली वी कैन राइट it as sum is equal to, अब इसका मतलब क्या है जो मैं लिख रहा हूं मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं. स्टूडेंट्स अब इस नोटेशन का मतलब समझ लें. n अप्रोचेस टू इंफिनिटी का मतलब है कि नंबर ऑफ टर्म्स इंफिनिटी को अप्रोच करेंगी. सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स की लिमिट या हद इस डेफिनेट नंबर के इक्वल होगी. मजीद समझने के लिए आपके साथ वही फ्रॉग वाली एग्जांपल शेयर करता हूं. स्टूडेंट्स जब फ्रॉग का जंप पिछले जंप से हाफ था तो सीरीज बनी थी हमारे पास सीरीज थी 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 सो ऑन सो फोर्थ. अब यहां पर कॉमन रेशो क्या बन रही है जी 1/2. हर जंप पिछले जंप से हाफ. फर्स्ट टर्म है हमारे पास 1. अब नंबर ऑफ टर्म्स इंफिनिटी को अप्रोच कर रही हैं. हम इस फार्मूला से चेक करते हैं कि उस फ्रॉग का टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा. उसको कभी मौत ना आए, वो जंप्स करता चला जाए, तब भी उसकी जो अल्टीमेट लिमिट है उसके टोटल डिस्टेंस कवर्ड की वो क्या होगी, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूला से. S is equal to limit n approaches to infinity Sn. a1 हमारे पास है 1 ओवर 1 माइनस r की वैल्यू 1/2. 1 माइनस 1/2, 1 माइनस हाफ इज हाफ. अब 1 ओवर 1/2, तो ये 2 किधर जाएगा जी, ये 1 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई. स्टूडेंट्स n अप्रोचेस टू इंफिनिटी का मतलब है कि फ्रॉग जंप्स लगाता रहेगा, हमेशा लगाता रहेगा. अब इस 2 का मतलब यह है कि उसका जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है उसकी जो लिमिट है, अल्टीमेट लिमिट, वो 2 होगी. हमने यहां पर बात की थी फिट में, तो 2 फिट उसका टोटल डिस्टेंस कवर्ड होगा. इनफैक्ट उसके टोटल डिस्टेंस कवर्ड की लिमिट होगी, वो 2 फिट से ज्यादा डिस्टेंस कभी भी कवर नहीं कर सकता. इनफैक्ट उसका टोटल डिस्टेंस कवर्ड 2 को अप्रोच करेगा. स्टूडेंट्स ये तो हमने केस डिस्कस किया कि जब r की वैल्यू -1 या 1 के दरमियान में होगी, r mod less than 1 होगा. अब बढ़ते हैं केस 2 की जानिब. If r mod will be greater than 1, that is to say r greater than 1 or r less than -1. स्टूडेंट्स अगर नंबर 1 से बड़ा हो या -1 से छोटा हो, तो ऐसे नंबर्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि जैसे जैसे आप इनकी पावर बढ़ाते हैं रिजल्ट न्यूमेरिकली लार्ज होता चला जाता है, बड़ा होता चला जाता है. अब क्या होगा कि जब ये r रेज टू पावर n, ये जो रिजल्ट है ये इंक्रीज करता चला जाएगा, तो हमारे पास जो सम है उसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं आएगा, चूंकि r रेज टू पावर n इस दफा इनडेफिनेटली इंक्रीज कर रहा है. हम लिखेंगे इफ n will approach to infinity, Rn will increase indefinitely. So, limit of Sn, when number of terms approaches to infinity, limit of Sn, sum की limit does not exist. स्टूडेंट्स हमारी दूसरी एग्जांपल जो हमने इनफैक्ट फ्रॉग में पहला केस लिया था कि जब फ्रॉग हर जंप पिछले जंप से डबल लगाएगा. स्टूडेंट्स
हर जब पिछले जब से डबल जब लगाएगा तो कॉमन रेशो बन जाएगी हमारी 2। अब 2 की पावर इंफिनिटी, जस्ट इमेजिन, ये एक बहुत ही बड़ा नंबर होगा। वी कैन नॉट कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस कवर्ड। इनफैक्ट जो सम है वो एग्जिस्ट, हम कहेंगे वो नहीं करेगा, उसकी कोई लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये यहां पर कंक्लूड हुआ। हम इसकी एक एग्जांपल भी कंसीडर कर सकते हैं। इनफैक्ट वही एग्जांपल मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं जो फ्रॉग वाली हमने कंसीडर की। हमारी सीरीज बनी थी 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + so on so forth। अब स्टूडेंट्स इस केस में अगर मैं S1 कहूं तो S1 है 1, S2 है 3 यानी सम ऑफ 2 टर्म्स, S3 है 7, S4 है 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15। आप जरा ये पैटर्न देखें, 1 3 7 15, जो सम है वो इंक्रीज कर रहा है जैसे जैसे हम नंबर ऑफ टर्म्स इंक्रीज कर रहे हैं। इनफैक्ट सम मालूम करने का यहां पर फॉर्मूला भी बन जाता है Sn का, दैट इज 2n - 1। आप यहां पर 1 पुट करें तो 2 - 1 1, यहां पर 2 पुट करें 2 4 4 - 1 3 एंड सो ऑन। अब स्टूडेंट्स यहां पर हम ये कह सकते हैं व्हेन n will approach to infinity, 2n will approach to infinity। तो हमारे पास जो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स है वो इनडेफिनेटली इंक्रीज कर जाएगा, हम उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब स्टूडेंट्स हम केस कंसीडर करते हैं थर्ड, केस 3। इफ r mod will be equal to 1, अगर r mod इक्वल टू 1 हो, इसके अंदर अब 2 केसेस हैं, देयर आर 2 केसेस। r इज इक्वल टू 1 एंड r इज इक्वल टू -1। पहले r को 1 कंसीडर करते हैं। इफ r इज इक्वल टू 1, सीरीज बिकम्स, हमने पहले भी r की वैल्यू 1 कंसीडर की थी जब हमने फाइनाइट टर्म्स का सम मालूम किया था। सीरीज बन जाती है a1 + a1 + a1 so on so forth। इस सूरत में n टर्म्स का सम हमने मालूम किया था, किसके इक्वल था जी, n टाइम्स a1। अब यहां पर इफ n approaches to infinity, then Sn does not tend to a definite number। चूंकि यहां पर n अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी को, does not tend to a definite number, hence series is not convergent। हम सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स मालूम नहीं कर सकते। अब दूसरा केस, व्हेन r इज इक्वल टू -1, इफ r इज इक्वल टू -1, सीरीज बिकम्स a1 माइनस r की वैल्यू -1 हुई तो सेकंड टर्म थी a1 इंटू r जब -1 होगा तो ये बन गया नेगेटिव। उसके बाद +a1 -a1 +a1 एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब स्टूडेंट्स एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब आप जरा सोचें कि अगर टर्म्स इवन होंगी तो दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। 4 टर्म्स होंगी तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। अगर टर्म्स इवन होंगी तो हमें सम 0 मिलेगा, और अगर टर्म्स ऑड होंगी तो हमें सम मिलेगा a1। बाकी तमाम टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी।
Sn will be 0 if n will be even. Sn will be equal to A1 if n will be odd. अब n जो है वो याद रहे कि n belongs to set of natural numbers. स्टूडेंट्स, Sn फिर भी डेफिनेट नंबर को अप्रोच नहीं कर रहा. Sn की वैल्यू 0 भी हो सकती है, Sn की वैल्यू A1 भी हो सकती है. ये डिपेंड कर रहा है कि n इवन होगा या ऑड. Sn is not a definite number when n approaches to infinity. In this case, series is said to be, चूंकि इसका सम 0 भी हो सकता है, इसका सम A1 भी हो सकता है. सीरीज इज सेड टू बी ऑसिलेटरी. इनफैक्ट सीरीज का सम ऑसिलेट कर रहा है किसके दरमियान? 0 और A1 के दरमियान. स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने डिस्कशन कर ली कि सम ऑफ फाइनाइट टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज कैसे मालूम किया जाता है, वो फार्मूला याद रखिएगा, और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स मालूम करने का फार्मूला याद रखिएगा. हम इन फार्मूलाज की मदद से नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. अब लेक्चर को एंड करते हैं. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज.